शाखा, जिसमें विज्ञान की वह शाखा, एक बार परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना आए। भूगोल, परिभाषा क्या लिखी थी हमने? परिभाषा लिखी थी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? में पृथ्वी का सुव्यवस्थित, व्यवस्थित तरीके से, और अच्छा लिखे तो क्या लिखा मैंने? सुव्यवस्थित, पृथ्वी का सुव्यवस्थित अध्ययन या वर्णन, अध्ययन या वर्णन किया जाता है, या वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूगोल कहते हैं। ये सारी बातें हम कल चर्चा कर ली थी, बस आपके एक नोट्स रेडी हो जाएँ उसकी वजह से मैं फटाफट 5-10 मिनट के अंदर ये रिवीजन करवा देता हूँ। फिर हमने देखा था भूगोल के जनक के बारे में, इसके बारे में देखा था, इसके बाद में देखा था हमने भूगोल के जनक के बारे में। भूगोल के जनक, मैंने कहा था मेरा हक है, मतलब हेकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेके, ठीक है। फिर मैंने कहा था व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक, या व्यवस्थित भूगोल के जनक। हमने कहा था इधर-उधर की चीज़ों को एक जगह पे रखना, मतलब इधर-उधर से हो गया पेरेटो। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पेरेटो को कहते हैं। फिर मैंने बात की थी आधुनिक भूगोल की, बात की थी आधुनिक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में कहा था, झोंपड़ियाँ बनाने में आजकल हम रस्सियों का उपयोग नहीं करते, आजकल हम रस्सियों का उपयोग नहीं करते, किसका करते हैं? हम बोल्ट का उपयोग करते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिखवाया था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन। ये सारी की सारी चर्चा कल हमारी जनरल वे में कर ली थी। जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित जनक किसे, आधुनिक जनक किसे कहते हैं, और भूगोल की परिभाषा को लेकर। ठीक है, ये सारी चर्चा होने के बाद में हमने देखा था कि हमने देखे थे अक्षांश और देशांतर। क्या देखे थे? अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश मैंने बताया था कि वे रेखाएं, और ये दोनों ही रेखा कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। तो इसकी परिभाषा भी आपको साइंस में लिखने को आए तो क्या बोलोगे? वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और वो रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। कल इसी बात में चर्चा हो चुकी थी, और हमने ये भी बात करी थी
हाँ भाई, हाँ, वॉइस अब आ रही है? वॉइस, हाँ, थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी, वॉइस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब वॉइस क्लियर आएगी। ठीक है, हाँ, सबको गुड मॉर्निंग है भाई। अनु, धर्म सिंह जी, गुड मॉर्निंग, रवि नायक, वैशाली, रेखा यादव, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही, अब आ जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगी। अब वॉइस क्लियर है, अभी वॉइस क्लियर है, हमने लाइक का बटन दबाओ, पता चलेगा मुझे, ताकि आवाज़ आए। हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है, अब मैं भी देख रहा हूँ, क्लियर आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, चलें अगली। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक, ओके। अब सुनो, देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं? मैंने बता दिया था, वे काल्पनिक रेखाएँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, और जो बीच में एक रेखा होती है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। भाई सबको गुड मॉर्निंग है। हाँ, अब तो आ रही है, आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, गुड मॉर्निंग है, अमित सिंह तुम्हें भी गुड मॉर्निंग है। 0 डिग्री देशांतर रेखाएँ, अब देशांतर रेखाएँ सेम इसी की तरह हमने इसकी बात करनी है। क्या बात करनी है कि देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएँ। ये दोनों कैसी रेखाएँ हैं? ध्यान रखना, ये दोनों काल्पनिक रेखाएँ हैं। दोनों कैसी रेखाएँ हैं? काल्पनिक रेखाएँ, क्योंकि हमें दिखती नहीं है। ये मिस्टर इंडिया हैं। क्या है? मिस्टर इंडिया हैं। ठीक है? वे काल्पनिक रेखाएँ, दोनों काल्पनिक हैं, अक्षांश भी काल्पनिक और देशांतर भी काल्पनिक। 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम यामी उत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामी उत्तर रेखा भी कहते हैं। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी, इसके जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। देशांतर, कुल देशांतर पूछे आपसे, क्या पूछे कि कुल देशांतर कितने होते हैं, या कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। कल मैं बता चुका हूँ इस तरह से आपके देशांतर में 1, 2, 3 ऐसे करते मैंने कितना बताया था कल बताया था 180 डिग्री। ये पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर, इसी तरह से ये देशांतर 180 इधर भी हैं, इस तरह से ये रहे तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 180 हो जाएंगे, और ये कहाँ पे पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब यहाँ पर कुल अक्षांश रेखाएं पूछे या कुल अक्षांश पूछे तो 180 और 180 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 300, कितने 360। मतलब ये कह सकता हूँ कि देशांतर में तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन अक्षांश में ध्यान रखना, रेखाएं पूछे तो 2 माइनस कर देना, और कुल पूछे तो 181। तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर था, जलवायु और दूरी का निर्धारण करती है, उसी तरह से देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती हैं? समय का निर्धारण। ये सारी बातें कल हमने कर ली थी, ये सारी बातें कल हमने कर ली थी। अब देशांतर और अक्षांश को लेकर हमने कल भारत की, राजस्थान की और एशिया की और विश्व में इनकी स्थिति देखी थी। ठीक है, तो मैंने विश्व में आपको स्थिति बताई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, बताना कि विश्व में राजस्थान की स्थिति दिशा में है। फिर मैं बात करूंगा एशिया की, एशिया की किस दिशा में है, एशिया की किस दिशा में है, और मैं करूंगा भारत में। इन तीनों में आप कमेंट बॉक्स में छाप दो ये कि राजस्थान की विश्व में किस दिशा में स्थिति है, एशिया में कहाँ स्थिति है, और भारत में कौन सी दिशा में स्थिति, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आज हमारा है जो मेन टॉपिक है वो है आपका राजस्थान के मैप को लेकर, क्योंकि कल मैं करवा के भी गया हूँ और आपको कल हमने बात करी थी राजस्थान के बारे में। ठीक है, ये राजस्थान है। आई होप सो कल आपने वीडियो को अच्छे से रिवाइंड करके देख लिया होगा कि हमें राजस्थान का मैप, देखो जब तक आपको राजस्थान का मैप याद नहीं होगा, कल भी मैंने कहा था कि राजस्थान का मैप याद नहीं होगा, राजस्थान ज्योग्राफी समझ, भारत का मैप याद नहीं होगा तो भारत की ज्योग्राफी समझ, और उसी तरह से एशिया का याद नहीं होगा या विश्व का याद नहीं होगा तो विश्व की ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न अभी है राजस्थान। ठीक है, तो आप मुझे साथ साथ में आपकी कमेंट देखता जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ रही है वही, ओके ठीक है। अब देखो वर्ड में पूरा उतार के भारत में नॉर्थ में, हाँ बिल्कुल, वर्ड में उत्तर पूर्व में, बिल्कुल सही। वैशाली जैन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। वैशाली को उत्तर पूर्व दिशा में, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिए हैं। और बाकी के 2 क्वेश्चन हैं उनके भी आप आंसर दें। अब सुने, हम वापस से एक बार फटाफट से जिले भर लेते हैं, कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर हैं, इन सारे जिलों के बारे में कौन कौन सी क्या स्थिति। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़े थे रेड क्लिफ रेखा के आसपास वाले जिले में, एक इसका नाम था गंगानगर।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप याद रख लेना, श्री गंगानगर। गंगानगर से थोड़ा सा नीचे आओगे, जिले का नाम है बीकानेर, ये कल हमने देखा। बीकानेर के बाद में एक है जैसलमेर, जिसे पीला शहर कहते हैं, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में। और ये यहाँ पर आ जाता है आपका बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर आ जाता है। ये सारी चर्चा हमने कल करी थी, 4 जिले तो याद हो गए, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती के इलाके को, यहाँ पर आ जाएगा कोटा, यहाँ पर आएगा बूंदी, यहाँ पर आ जाएगा बारां, और यहाँ पर आ जाएगा आपका झालावाड़, झालावाड़, ठीक है, क्लियर बात। अब सुनना, इसके बाद में हम और बात करें तो देखो, फिर हमने बात की थी वागड़ की, जिसमें आपका ये प्रदेश था डूंगरपुर वाला, मेवल प्रदेश के नाम से जिसको जानते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, किसको जानते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। ये वाली कल चर्चा कर चुके थे हम। इसके बाद मैंने बताया था कांठल प्रदेश के नाम से एक जिला जाना जाता है, जिले का नाम है प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद में और मैं चर्चा करूं तो फिर थोड़ी सी चर्चा मैं आउट ऑफ द वे जाकर करूंगा, और जो कि जिले होंगे हमारे शेखावटी वाले। कौन से जिले? शेखावटी वाले जिले, जहाँ पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की नदियां काफी बहती हैं। इसमें ये जिला है जिसका नाम है आपका चूरू, का नाम है झुंझुनू। कौन सा है? चूरू, झुंझुनू और देखो सीकर की आकृति आप देखोगे तो सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार। पूछा गया क्वेश्चन है कि सीकर की आकृति कैसी है, तो सीकर जिले की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार आकृति है, या हम कह सकते हैं प्याले नुमा आकृति। किसकी नुमा आकृति है? प्याले नुमा आकृति है। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें इस गिलहरी जैसी आकृति को। इस गिलहरी जैसी आकृति को देखने पर पता चलता है ये जिला कौन सा है। ये जिला वही है सर जहाँ पर केवलादेव रणथंभौर केवलादेव अभ्यारण्य घना पक्षी विहार है। कौन सा है? तो ये जिला है आपका भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। फिर मैंने बताया था विंध्यन कगाड़ क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का एक भाग है जिसको हम कहते हैं कगाड़ क्षेत्र। विंध्यन कगाड़ क्षेत्र के अंदर आपका एक जिला आता है, जिले का नाम है धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। मैंने कहा था यहाँ का जो वन्य जीव शुभंकर है वो है पचीरा। यहाँ का परिवहन कोड है RJ 111, मतलब एक एक ऐसे याद करवाया था। एक और यहाँ का जो सिक्के चलते हैं वो कौन से हैं? आपके तमंचा साइज सिक्के। इसके बाद हम धौलपुर से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो केला देवी बताई थी मैंने, और जिला बताया था करौली। और केला देवी के बारे में कल अच्छे से हमने चर्चा भी कर ली थी, ठीक है ना। उसके बाद में और यहाँ पर एक जिला आता है जहाँ पर रणथंभौर अभ्यारण्य है, जिले का नाम था सवाई माधोपुर। कौन सा पुर? सवाई माधोपुर। ये सारे ही चर्चाएं हो, फिर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट से। अब सुन लेना आगे। यहाँ पर फिर हमने कवर किया था इस ट्रायंगल को, तो किया था, हाँ सर किया था। क्या नाम लिखवाए थे मैंने? लिखवाए थे जोधपुर। फटाफट आप भी मैप में भरते जाओ साथ साथ में। आप भी मैप में भरोगे तो याद होगा, बाकी मुझे याद होगा, आपको थोड़ी होगा, ठीक है। जोधपुर हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया? नागौर हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया? पाली हो गया। बोलो हाँ या ना? ये क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा था कि हमारी इससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, बाड़मेर से आगे हमारी दुश्मनी है क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाने जाने वाला एक जिले का नाम है जालौर। कौन सा? क्या नाम है इसका? जालौर नाम है। जालौर के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे जहाँ पर माउंट आबू है। माउंट आबू में एक अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है गुरु शिखर 1722 मीटर। तो जालौर के नीचे क्या हो गया? सिरोही आ गया, ठीक है। क्या आ गया? सिरोही आ गया। अब सुनना, अब आगे बात करते हैं हम सिरोही से नीचे और डूंगरपुर से ऊपर, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जैसी आकृति रखता है, जिसे हम व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। जिले का नाम है उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर है। उदयपुर से ऊपर जाओगे तो हल्का सा देखो आपको तिलक जैसी आकृति दिखेगी। किसकी जैसी? तिलक के जैसी। देखो मैं आकृतियां साथ साथ में बताता जा रहा हूँ आपको कि तिलक के जैसी आकृति है, तो कहते हैं ना राज तिलक किया जाए, ऐसे याद रखना, राज तिलक किया जाए। तो राज से हो गया आपका राजसमंद। क्या हो गया? राजसमंद जिला हो गया। और नीचे उदयपुर हो गया, और नीचे वाला ये एरिया हमने सामूहिक रूप से कल पढ़ाया था कि वागड़ या मेवल के नाम से जानते हैं, कांठल प्रदेश जानते हैं। और सुने, बात करेंगे हम यहाँ से वीरों की भूमि, मेवाड़ का आन बान और शान, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पर आएगा? उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर। फिर हमने बात की थी जयपुर के आसपास के इलाकों के बारे में। जयपुर के आसपास के इलाकों में हमने देखा कि सर यहाँ पर तो आपने बताया था जयपुर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया भी था जयपुर है। जयपुर से थोड़ा सा साइड में जाओगे, हल्का सा त्रिकोणात्मक आकृति में, हल्की सी आकृति में है, जिले का नाम है अजमेर। क्या है? अजमेर। अजमेर से थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो जिले का नाम मिलता है आपको भीलवाड़ा। अजमेर को मैंने बताया था राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, और राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय और अंडों की टोकरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है अजमेर, जहाँ का परिवहन कोड है RJ 01।
RJ01। भीलवाड़ा कल बताया था कि इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, और अभी तक कमेंट बॉक्स में मेरे पास में ये आंसर नहीं आया है। मैंने कहा था कि नवीन वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, अभी तक आंसर नहीं आया है। देखता हूँ कितने लोगों ने आंसर किया है, कितने लोगों ने आंसर किया है। लाइक एंड शेयर करें। हाँ बिल्कुल, अजय बढ़िया पढ़ा रहे हो सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तुम्हारा। एशिया में साउथ वेस्ट में रवि नायक, उत्तर पूर्व दिशा में, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके बाद में जयपुर हो गया था, जयपुर से नीचे एक नवाबों का शहर जिसे हम कहते हैं टोंक, क्या कहते हैं, टोंक है। और जयपुर से ऊपर आप जाओगे तो जिले का नाम आता है अलवर। किसका नाम आता है, अलवर। ऑटोमोबाइल सिटी के नाम से जिस जिले को नाम जाना जाता है वो है आपका अलवर। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही बरकरार है, अभी तक मैंने कमेंट बॉक्स में नहीं मिला है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कि नवीन, क्या, कि नवीन वस्त्र नगरी के रूप में, नवीन वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता, अभी तक आंसर नहीं आया है। फटाफट से आंसर दो। आप तो इतने पढ़ने वाले बच्चे हो, कल तुमने इतनी बड़ी बात बता दी कि अक्षांश कितने हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। आपने रेखा में कहीं कंफ्यूज नहीं हुए थे, तो मुझे पता चल गया कि बिल्कुल बच्चे पढ़ने वाले हैं, इसका भी आंसर दे देंगे। लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया है, तो चलते हैं, इसका आंसर की इंतजार रहेगा, मुझे इसके आंसर का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा टॉपिक यही है राजस्थान की स्थिति को लेकर। लेकिन राजस्थान की स्थिति में जैसे कि हम देखेंगे मैप को, तो देखेंगे राजस्थान के मैप को देखेंगे, और राजस्थान के मैप में जो है आप देखोगे इसके विस्तार को, इसको विस्तार को, कि सर आपने जो कल रामायण गाई थी और आज का उससे क्या लेना देना है। तो मैंने कल बताई थी आपको अक्षांश की स्थिति और देशांत स्थिति, मतलब मैंने अक्षांश और देशांत रेखाएं समझाई क्यों थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपके सामने आज करने वाला हूँ। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर का एक पेपर था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या क्या है। अब सुनो, मैंने क्या कहा था कि जो आड़ी रेखाएं होंगी वो किसका निर्माण करेंगी, अक्षांश रेखाएं का, मतलब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, देशांतर रेखा का। हम किसे क्या कहते हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, तो आपका आंसर इस तरह से आएगा। सुने, अक्षांशीय स्थिति में आपको आंसर लिखना होगा 23-3 से, देखो जैसे मैं याद कर रहा हूँ वैसे याद रखना, 23-3 से 30-12 ऐसे याद रखो पहले तो, 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17, 69-30 से 78-17, आपको ये याद रखना है। आपको सर ये क्या है, ऐसा थोड़ी आएगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, लिखा आएगा। आप कहोगे क्या लिखा आएगा, ध्यान रखना आगे जितना भी लिखा है वो सारे डिग्री में है, जो आगे आगे लिखे हुए सब किस में है, सर डिग्री में है, ये लोग, ठीक है। और ये सारे के सारे किस में है, मिनट में है, तो मिनट में है। इस डैश का मतलब मिनट होता है, क्या होता है, मिनट होता है। लेकिन हमने देखा था कि हमारा राजस्थान, यदि मैं अक्षांश रेखा बना दूं और देशांतर रेखा बना दूं, तो अक्षांश में मैं बात करूं, अक्षांश रेखा में हमारा राजस्थान था यहाँ पर, इस अक्षांश में, मतलब हमारा अक्षांश की बात करूं तो हमारा राजस्थान किस दिशा में है, तो उत्तरी दिशा में है। और अक्षांश में इसलिए उत्तरी अक्षांश, क्या हमारा दक्षिणी अक्षांश से कोई लेना देना है क्या हमारा दक्षिणी अक्षांश से लेना देना है क्या, नहीं है सर। इसलिए अक्षांश जाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अक्षांश आएगा। लेकिन साथ साथ में बात करूं दक्षिणी सॉरी देशांतर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, देशांतर की बात करता हूँ, तो हमारा जो राजस्थान है, कल मैंने इसलिए बताया था विश्व में राजस्थान की स्थिति बताई थी, और आप अभी तक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं कि इसमें आपने जो 3 क्वेश्चन पूछे मैंने कि विश्व में, भारत में, एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है ना। कुछ कमेंट्स आए हैं, सही आंसर भी दिए उन्होंने, तो भी क्लियर हो जाएगा। और जो नहीं दे रहे हैं उनसे दरख्वास्त है मेरी कि एक बार कमेंट जरूर करें, कमेंट करोगे ताकि पता चलेगा मुझे कि बच्चों को ये चीज समझ में आई है या नहीं। तो देशांतर भी 2 तरह के बताए थे मैंने, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में हमारा मतलब था, क्योंकि राजस्थान कहाँ पर लाई कर रहा था सर, यहाँ पर लाई कर रहा था, मतलब पूर्वी देशांतर से हमारा संबंध है, तो क्या पश्चिमी देशांतर से हमारा संबंध होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जब हम राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार पढ़ते हैं, ये अक्षांश हैं, आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। और दोनों बारी कौन से अक्षांश आएंगे सर, उत्तरी अक्षांश आएंगे, क्या आएंगे, उत्तरी अक्षांश, क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। तो आपको ये समझ में आ गई कि सर यदि एग्जामिनर हमें घुमा फिरा के दे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, उत्तरी अक्षांश। यदि एग्जामिनर आपको घुमाए कितना भी घुमाए, आपको घूमना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल यही चाहता है कि बच्चे के अंदर एग्जाम हॉल में कितनी अटेंटिविटी है। अब मुझे पता है कि आज मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, आप 10 के 10 क्वेश्चन सही कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ अभी आपके पास में कोई माइंड पर प्रेशर नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में 10 बातें होती हैं,
लेकिन 10 बातें होने से इनको ओवरकम करते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपके दिमाग पे यदि प्रेशर होगा तो आती हुई चीज़ को आप गलत कर दोगे। कैसे करोगे सुनना। यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार बताइए और उसमें लिखा है 23-3 से 30-12 बिल्कुल लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा उत्तरी अक्षांश और यहाँ लिखाएगा दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर मिस्टेक करेगा एग्जामिनर, दक्षिणी अक्षांश लिखेगा, आपको पता नहीं होगा, आपके दिमाग पे जो एग्जाम का प्रेशर है वो आपको गलत करवा देगा। हो गया नहीं, उत्तरी नहीं, दक्षिण में है, बिल्कुल दक्षिण में है। दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? दक्षिणी अक्षांश से हमारा कोई लेना-देना है ही नहीं। दक्षिण अक्षांश से हमारा कोई लेना-देना है ही नहीं, तो दक्षिण अक्षांश का कोई लेना-देना है क्या? नहीं है सर, मतलब ही नहीं बैठता है। इसलिए थोड़ी-सी अटेंटिविटी एग्जाम में आपको रखनी होगी। फिर यहाँ पर बात करें सर, आपने यहाँ पर भी लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पर मैंने क्या कहा, हमें देशांतर से कौन से लेना-देना है? सर पूर्वी देशांतर से लेना। और खड़ी रेखाएँ हमेशा क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ये हो जाएगा। पूर्वी, और इसको भी क्या लिखेंगे 69-30 से तो लिखेंगे 69-30, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ये हो गया आपका अक्षांश विस्तार, ये होगा आपका देशांतरी विस्तार। अब यहाँ से मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि आप और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट कर सको। तो देखो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई, हाँ, भीलवाड़ा अलवर सर, हाँ, वीर सिंह कटारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस नवीन वस्त्र नगरी अलवर, वैशाली कुमावत, ठीक है, बहुत बढ़िया है। वीर सिंह जी बहुत बढ़िया, वीर सिंह अलवर, 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 हाँ भाई, हाँ, मान गए सबको, मान गए, हाँ, बिल्कुल मान गए, मान गए। आप लोगों ने बताया है कि नवीन वस्त्र नगरी, आपने खुश कर दिया दिल सुबह से ही, सुबह ही दिल खुश कर दिया, बिल्कुल सही है आपका। ध्यान रखना, अलवर तो आपने लिखा है, आपको प्रॉपर वे में आंसर मिलेगा, तो भिवाड़ी। नवीन वस्त्र नगरी, भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पर आता है? अलवर में। आपने जिले का नाम बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये भी पता है कि नवीन वस्त्र जाना जाता है। जिले को तो पूछे अलवर और शहर पूछे तो भिवाड़ी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलें आगे, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब सुनो, इसके अंदर, इसमें यदि मैप में मैं कहूँ कि सर यदि मुझे बाउंड्री लाइन के बारे में बताया जाए तो? बाउंड्री लाइन के बारे में मतलब क्या? सर बाउंड्री का मतलब ये बताओ कि यहाँ पर कौन-सा जिला होगा, यहाँ पर कौन-सा जिला होगा, यहाँ पर कौन-सा जिला होगा या यहाँ पर कौन-सा जिला होगा। ये तो हुआ फॉर्मल, फॉर्मल बातचीत होगी आपकी मेरे साथ में। आपसे है कि राजस्थान का पूर्वी जिला, पूर्वी जिला सबसे पूर्व में स्थित कौन-सा जिला है? तो राजस्थान के सबसे पूर्व में जो जिला स्थित है, उस जिले का नाम है आपका, उस जिले का नाम है धौलपुर। इसीलिए मैंने मैप याद करवाया था आपको कि पहले क्या याद करके आओगे, जिले को याद करके आओगे। तो पूर्वी जिला कौन-सा है? धौलपुर, ठीक है। पूरब हो गया सर, तो ऊपर भी दिखा दो। सर ऊपर दिखा दें, कौन-सा जिला है? श्रीगंगानगर, श्री का कौन-सा जिला हो गया? श्रीगंगानगर। फिर कहोगे सर इधर भी दिखा दो पश्चिम में, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है आपका आएगा जैसलमेर। कौन-सा मेर? देखो कभी-कभार बीच में जो मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान देना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसलमेर को पीला शहर, जोधपुर को नीला शहर, उदयपुर को सफेद शहर, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस बीच-बीच में आ जाते हैं। हालाँकि इसमें ज्योग्राफी में लिखवाऊँगा मैं, लेकिन लिखवाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक बार बोल रहा हूँ, 2 बार बोल रहा हूँ, आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण जिले की बात करूँ तो यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है कौन-सा वाड़ा? बांसवाड़ा। और ध्यान रखना, नोट्स बनाने से ज़्यादा बेटर है आप मैप लेके बैठें। क्या लेके बैठें? मैप लेके बैठें, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको सबको सबको किसमें डालते जाओ, आप मैप में डालते जाओ, ताकि क्या है कि एक देखो नोटबुक पढ़ना थोड़ा-सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन मैप को देखना क्या जा रहा सर, एक तो किसी को भी लेते हैं हम, है ना? वो चीज़ नहीं देखनी जो आप देखना चाहते हो, है ना? वो चीज़ देखनी है जो एग्ज़ामिनर देखना चाहता है, ठीक है ना? चलें आगे, ठीक है? जिले पता चल गए, कौन-सा सर? धौलपुर जिला है, गंगानगर जिला है, जैसलमेर जिला है और बांसवाड़ा जिला है। आप कहोगे सर एग्ज़ामिनर स्मार्ट हो गया है, हाँ, जानता हूँ स्मार्ट हो गया है। कैसे स्मार्ट हो गया है? कि वो ये नहीं पूछता है कि जिला कौन-सा होगा, वो ये पूछता है कि तहसील कौन-सी होगी, या वो ये पूछता है कि वो गाँव कौन-सा होगा। तो ध्यान रखना, तहसील आपकी राजखेड़ा तहसील है। कौन-सी तहसील है? राजखेड़ा तहसील है, और गाँव का नाम पूछे तो सिलाना। क्या? सिलाना। अब 3 ऑप्शन से कुछ भी आ जाए, ये राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। या तो आएगा धौलपुर, धौलपुर नहीं आएगा तो राजखेड़ा, राजखेड़ा नहीं आएगा। समझ में आ गई? इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा डेप्थ में देखो, जितनी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन जानकारी के आधार पर आप हाई कोर्ट के अंदर रिट भी लगा सकते हो।
क्या लगा सकते हो, रिट भी लगा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन मैं ये आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने यहाँ पर ये कोई मिस्टेक करवाई है। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे पता है कहीं मिस्टेक मैं करवाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को ऑथेंटिक बुक से लेके आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? आप कहोगे सर लक्ष्य में ये लिख रखा है, फलानी बुक में ये लिखा, हमें किसी बुक से मतलब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट की बुक आप मेरे सामने लेके आ जाओ, और उसके अंदर यदि मेरे नोट्स में और मैंने जो लिखवाया है और आपने जो लिखा है उसमें कोई कंट्रोवर्सी आती है तो मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना? बाकी कोई होगा नहीं, ऐसी कोई समस्या। श्री गंगानगर का भी एक गाँव आता है, गाँव का नाम है कोणा गाँव। कौन-सा गाँव? कोणा गाँव, कोणा गाँव। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब सुनना, जैसलमेर, जैसलमेर में भी यहाँ पर स्थान आएगा कटरा, या एग्ज़ाम में कटरा थल देखने को मिल सकता है, क्योंकि तहसील है सम। सम गाँव आ जाए तो भी आंसर वही रहेगा, कटरा आ जाए तो भी आंसर वही रहेगा, जैसलमेर आ जाए तो भी आंसर वही रहेगा। समझ में आ रहा है? 3 चीज़ यहाँ पर है, 3 चीज़ यहाँ पर है, 2 चीज़ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है बांसवाड़ा में एक स्थान आता है, स्थान का नाम है बोरकुंड या बोरकुंड। ये राजस्थान के हल्की-हल्की स्थिति के बारे में आज हम जानना स्टार्ट कर रहे हैं। परिचय हमारा धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के बॉर्डर्स को, ठीक है? अब बॉर्डर में एक बात और मैं बताऊँगा आपको कि यदि आपसे कोई कहे कि सर पूर्व से पश्चिम मुझे जाना है और सीधा-सीधा जाना है। मैंने कहा ठीक है चले जाओ भाई, रोक कौन रहा है तुम्हें? कोई रोक भी नहीं सकता है। रोक सकता है क्या? नहीं सर, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल वैसे देखो ये जा रहे, धौलपुर से जाना है मुझे कहाँ तक? जैसलमेर तक, या मैं कह दूँ मुझे सम गाँव तक जाना है, कहाँ तक जाना है? सम गाँव तक जाना है, और कहाँ से जाना है? सिलाना से जाना है। सर मुझे कितनी दूरी तय करनी, अब वो सर मैथ पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैथ नहीं पढ़ा रहा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, और अब देखने पे पता चल रहा होगा, सर राजस्थान ऐसे पूर्व पश्चिम में चौड़ा है, उत्तर दक्षिण में लंबाई कम है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई है आपके 869 किलोमीटर। क्या है? 869 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में यदि ऐसे देखोगे आप, उत्तर से दक्षिण की ओर देखोगे, तो इसकी लंबाई क्या है? थोड़ी-सी कम है। क्या है इसकी? थोड़ी-सी कम है, और कितनी है? वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसकी लंबाई है देखो ये रही। यदि आप कहाँ से जाओगे? कोणा गाँव से कहाँ तक जाओगे? बोरकुंडा तक जाओगे, तो इसकी जो लंबाई मिलेगी, वो मिलेगी आपको 826। कितनी मिलेगी? 826 किलो। मतलब 2 चीज़ें और क्लियर हो गई कि सर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाइयाँ क्या-क्या हैं? तो पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 826 किलोमीटर। यहाँ से 2 क्वेश्चन्स बनते हैं। कैसे-कैसे? कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? पहला कथन, राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम में कम है। नहीं सर, पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा है, तो कथन पहला गलत हो गया। दूसरा कथन कि राजस्थान में इन दोनों का अंतर पूछ ले, तो आप अंतर क्या करोगे कि उत्तर से दक्षिण में अंतर और पूर्व से पश्चिम में अंतर, घटा तो लोगे? घटा तो लोगे? कैसे लोगे? ये देखो, घटवा भी देता हूँ आपको साथ-साथ में। 809 में से 6 गया तो सर 3 बच गए, 6 में से ये 2 गया तो सर 4। मतलब ये कह दे आपको कि राजस्थान से पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण में कितना अंतर है, तो कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का अंतर है। देखो हर सारी चीज़ें कथन और कारण आजकल आरएस, एसआई में और विभिन्न जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसमें इतना तक पूछा जाता है कि कथन ये है, कारण बताओ। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन्स आते हैं, कूट वाले क्वेश्चन्स आते हैं। वो सारे क्वेश्चन्स इससे सॉल्व हो जाएँगे। इससे काम नहीं चलेगा कि सर हमें तो याद कर लिया 869 किलोमीटर लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है, लंबाई-चौड़ाई, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें इसका अंतर भी याद करना होगा। क्या याद करना होगा? अंतर भी याद करना होगा। जिस तरह से यदि मैं भारत को ऊपर से लेके नीचे तक और बाएँ से लेके दाएँ तक मिलाऊँ, तो ये मिलते हैं झांसी में। भारत की बात करूँ, तो यहाँ राजस्थान में भी कोई जिला होगा? हाँ सर, जिला है। कौन-सा जिला है? जिले का नाम है नागौर। अब मैं कह सकता हूँ कि अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ राजस्थान को किस बिंदु पर काटती हैं? तो ध्यान रखना, जिले का नाम आएगा नागौर, और आप पूछोगे सर गाँव का नाम भी बता दो, तो लंपोलाई। कौन-सा? लंपोलाई। लंपोलाई एक नागौर का गाँव है, वहाँ पर अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ राजस्थान में काटती हैं। एक इनका काटन बिंदु कहाँ हो गया? नागौर जिला और लंपोलाई स्थान। ठीक है? ये सारी बातें हो गई आपके राजस्थान की आउटर मैप को लेकर और इनर मैप को लेकर। इनर मैप मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया, कौन-कौन से जिले थे, क्या-क्या जिले का क्या-क्या नाम था और वहाँ पर क्या-क्या प्रसिद्ध है, ये तक मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम थोड़ी-सी आगे, और थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे चल के बात करेंगे, और जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी आपके मैप की, राजस्थान के मैप की, राजस्थान मैप की। इसीलिए मैंने कहा है कि आप मैप एक बार रेडी रखा करो। आप मैप अपने हाथ में रेडी रखो, और कम से कम राजस्थान की तो 100 मैप कॉपी करवा लेना। कितने मैप?
100 मैप कॉपी करवा लेना। 100 मैप कॉपी करवाने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। प्रैक्टिस कैसे हो जाएगी अब सुनो। अब हम बात करेंगे रेडक्लिफ रेखा के बारे में। के बारे में रेडक्लिफ रेखा के बारे में। रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा क्या है, क्या कहानी है पूरी, कब इसको बनाया गया था, खींचा गया था या नहीं, किसने बनाई थी, ये सारी चीजें मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो पहले रेडक्लिफ रेखा निकल कहाँ से रही है, अचानक ना देखो ये रही हनुमानगढ़ का एक जिला है, हनुमानगढ़ जिले से निकलती है। फिर एक जिला आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर देखो जैसलमेर में कितना लंबा मुझे चलना पड़ रहा है, मतलब ये समझ सकते हो कि रेडक्लिफ रेखा सबसे ज्यादा लंबी कहाँ है, जैसलमेर, और जैसलमेर से थोड़ा सा और जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है कि रेडक्लिफ रेखा का संबंध राजस्थान के कितने जिलों से है, सर 4 जिलों से। तो हो गया गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्लियर बात। अब सुना क्या सर राजस्थान में ही संबंध है इस रेडक्लिफ रेखा का, नहीं राजस्थान से संबंध नहीं है, स्टार्टिंग होती है जम्मू कश्मीर से। कहां से होती है, जम्मू कश्मीर से। मैं बात करूं रेडक्लिफ रेखा की, तो रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई है 33-10, कहीं कहीं बुकों में 33-23, 33-23। ठीक है, ये इसकी लंबाई। इसका संबंध कितने राज्यों से है, राज्य की बात कर रहा हूँ, जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत देखो बहुत सिली क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे कि राज्यों का हुआ और जिलों का हुआ। जिले की बात करो तो 4 हैं, राज्यों की बात करो तो देखो पहला तो आ जाता है राज्य जम्मू कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका पंजाब, क्या आ जाएगा, पंजाब। 33-23 है, जिसका संबंध 4 राज्यों से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जिसमें से राजस्थान में सर्वाधिक लंबी और गुजरात में सबसे कम लंबी। ये हो गया पूरा पेपर। आपको आरएस में मेंस के हिसाब से लिखना होगा तो सिंपल सा, मतलब किसी भी वर्ड्स की आरएस में आप यदि मेंस लिखते हो, एसआई में आप होता नहीं है, आरएस में जब आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा, किसी भी वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं साथ साथ में समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा जो है सर रेडक्लिफ ने खींची थी, लेकिन ध्यान रखना किससे खींची थी, कलम से खींची थी, इसलिए हम कहते हैं कलम से खींची गई रेखा। कलम से निर्धारण, किससे निर्धारण किया गया था, कलम से। कलम से इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए रेडक्लिफ रेखा को कलम से खींची गई रेखा कहते हैं। इसका संबंध किस आयोग से है, सीमा आयोग से है या योजना आयोग के। अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि योजना आयोग का संबंध किससे, योजना आयोग का संबंध। ठीक है, अब देखो रेडक्लिफ रेखा के बारे में पता चल गया। राजस्थान में कितने किलोमीटर बता दी मैंने, 1070 किलोमीटर बता दी, 1070 किलोमीटर की हमने क्या बता दी है, रेडक्लिफ रेखा। अब आप कहोगे सर 1070 पहले एक बार जिले तो आपने बता दिए, इनकी लंबाई अभी बता दो। तो सुनो, जैसलमेर में इसकी लंबाई है 464, जो कि काफी बार पूछी गई है। 464 किलोमीटर कहाँ पर है, जैसलमेर में। फिर इसके बाद में बाड़मेर, कितना आएगा, 208। बाद में जैसे बाढ़ आई, गंगा बह गई, गंगा बह गई, गंगा है 210 और ये है 1। आप कहोगे सर ये क्या बोला आपने, क्या बोलोगे सर आपने ये क्या बोला, मैंने एक ट्रिक बोली है। देखो जरूरी नहीं आपको याद हो जाते तो अच्छी बात है, ट्रिक से याद होते तो ट्रिक से, और नॉर्मल याद हो जाते तो वो सबसे बेटर है। मैंने क्या बोला, जैसे बाढ़ आई, क्या आई, जैसे बाढ़ आई, गंगा बह गई, गंगा बह गई। ये तो हो गई थी हमारी ट्रिक, गंगा बह गई। अब आप कहोगे कि सर इसको पहचानेंगे कैसे, बाढ़ कहाँ आएगी, बॉर्डर एरिया में, पाकिस्तान में, डैम टूट जाएगा तो, है ना। जैसे हो गया आपका जैसलमेर, क्या हो गया, जैसलमेर। तो जैसलमेर सबसे ज्यादा सीमा रखता है, कितनी रखता है, नीचे लिखता जा रहा हूँ मैं, आप भी नोट करते जाएं। 464 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 464 किलोमीटर। इसके बाद में बाढ़ से हो गया बाड़मेर, क्या हो गया, बाड़मेर कितनी रखता है सर, 228 रखता है, ना 228 किलोमीटर। आई को साइलेंट है, गंगा से आ गया आपका गंगानगर, कौन सा नगर, गंगानगर। गंगानगर में आ जाएगी आपको 210 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर, 210 किलोमीटर। और इसके बाद में बह गई, बह से आप याद रखोगे बाड़मेर, सॉरी जैसे बाढ़ आई गंगा बह गई, बीकानेर, कौन सा नेर, बीकानेर। और बीकानेर में कितना है, 100। ठीक है, अब सुनना क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं यहाँ से, कि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले से संबंध रखती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आना चाहिए सर जैसलमेर। सबसे कम किस जिले में जाती है, तो सर बीकानेर। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन कि रेडक्लिफ रेखा से संबंध रखने वाले राजस्थान के 4 राज्यों का बढ़ते हुए क्रम, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो 2 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, सिर्फ इस एक लाइन से 4 क्वेश्चन हो।
आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, तो पूछा जा सकता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम में कैसे, आपको ये याद रखना है, ये अवरोही क्रम है, उसका क्या क्रम है, अवरोही क्रम। और यदि इसका उल्टा कर दिया जाएगा तो कैसा क्रम हो जाएगा, कैसा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। आया समझ में, आ गई ये बात समझ में, आप सभी ने नोट कर लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लें इसका। और जब तक मैं कमेंट देखता हूँ सबके, हाँ भाई, विस्मयपुरी देशांतर, विस्मयपुरी देशांतर, वीर सिंह कटारा बहुत बढ़िया है। रवि नायक धौलपुर, रवि नायक गंगा, हाँ बिल्कुल। शिवानी जैन जैसलमेर और बांसवाड़ा, हाँ बहुत बढ़िया है। नीति आयोग, हाँ भाई नीति आयोग का नहीं पूछा मैंने, मैंने क्या पूछा है वैशाली, नीति आयोग का नहीं पूछा है, मैंने पूछा योजना आयोग का संबंध किससे है। अच्छा, आप ये बता रहे योजना आयोग को ही नीति आयोग कहा गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे। देखो आरोही क्रम हो गया और अवरोही क्रम हो गया, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गई क्या। इसके बाद देखो, अब जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन सारे जिलों के बारे में बात हो गई। रेड क्लिफ रेखा के बात में हो गई, कहाँ से गुजरती है इसके बारे में बात होगी। ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबाई किसके साथ में है, जैसलमेर के साथ में, और न्यूनतम लंबाई किसके साथ में, आपके बीकानेर के साथ में। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, समय की घंटी इशारा कर रही है कि आपकी क्लासेस पूरी होने वाली है, और मेरे पास में भी बाउंडेड समय होता है उसी को लेके। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जो कि आपको करना है कि रेड क्लिफ रेखा के, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना इसका, रेड क्लिफ रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय, निकटतम जिला मुख्यालय पूछ रहा हूं ना कि जिला पूछ रहा हूं, हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद जिला मुख्यालय, निकटतम में कौन सा है आपको ये क्वेश्चन करना है, और दूरस्थ कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, और दूरस्थ कौन सा है आपको ये कमेंट करना, ठीक है। अब आपका ये सीन सारा खत्म होता है। कल मैं ये चर्चा ही करूंगा सिर्फ और सिर्फ कि पृथ्वी की आयु कितनी है, आयु कितने वर्ष पुरानी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, आपको पूछे नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी, पृथ्वी का सामान्य जनरल तापमान पूछे, क्या पूछे, तापमान पूछे, औसत तापमान, तो ध्यान रखना 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं बात करूं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, तो पुरानी पूछे कि कब की है पृथ्वी, तो 4.2 अरब वर्ष पुरानी है, 4.2 अरब वर्ष पुरानी है, अरब वर्ष पुरानी। और आपसे पूछे इसकी आकृति कैसी है पृथ्वी की, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना इसकी जियोड आकृति है, जियोड। एक है लघवक्ष, एक है पृथ्वाकार, पृथ्वाकार। और ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, और ऐसे पूछा गया था कि पृथ्वी की आकृति